पाकिस्तान मैच जीत गया। यस! पिकनिक पर हूँ, पर खबरों से दूर नहीं, क्योंकि जानते रहना लाजमी है। तो अभी अपना फोन उठाइए और समा SMS न्यूज अलर्ट्स हासिल करने के लिए SA टाइप कीजिए और भेज दीजिए 8125 पर। समा SMS न्यूज अलर्ट्स, जानते रहना लाजमी है। आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि जितनी मेरे में कुव्वत है, जितनी मेरे में सलाहियत है, अगर मैं 100 मील की रफ्तार से भाग सकता हूं तो मैं 120 मील की रफ्तार से भागकर मसाइल का हल निकालने की कोशिश करूंगा। हर शोबे में ये बुरी तरह से नाकाम हुए हैं। और अगर रही बात जमहूरियत की, उसको भी इन्होंने तबाह बर्बाद किया है। इदारों की इज्जत, उसको भी इन्होंने तबाह बर्बाद किया है, उसकी भी तौहीन की है, और इन्होंने जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को खराब किया है। PML को सोचना चाहिए कि ये पिटिशंस की पॉलिटिक्स से निकलना चाहिए। ये जो पिटिशन का उनको शुरू हो गया, तारीख जो है उन्होंने चलाई है पीपल्स पार्टी हटाओ तारीख थ्रू द पिटिशंस, तो ये एक पिटिशन माफिया जो है जो उन्होंने बनाया है अपने रायवंड में बैठ के और अपने सेक्रेटेरिएट में बैठ के, उसकी इन्वेस्टिगेशन भी होनी चाहिए। लोगों को पता भी होना चाहिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को डिस्टेबलाइज किया जा रहा है थ्रू द पिटिशंस। अब पाकिस्तान बिला ताखीर इंतखाबात होने चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जैस्मीन मंजूर एंड वेलकम टू द शो। नाजरीन, आप जानते हैं कि यहाँ पाकिस्तान में इस वक्त जो हालात हैं वो शायद मुझे दोबारा बयान करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं और आप उससे आए दिन गुजर भी रहे हैं और सामना भी कर रहे हैं। लेकिन ऐसा महसूस होता है कि जैसे हुकूमत में रहने वाले लोग जिनकी प्रायोरिटी हमारी जान माल और इज़्ज़त का तहफ़्फ़ुज़ है, वो शायद इससे या तो गाफिल हैं या फिर वो अपने बचाव के तरीक़ेकार ढूंढ रहे हैं, यानी कि हुकूमत और जमहूरियत बचाओ। सियासी जलसे, जुलूस, एहतजाज और बयानात तो पाकिस्तान में अरूज पर है, लेकिन दूसरी तरफ गिलानी साहब के रुखसत होने के बाद जब से राजा परवेज़ अशरफ साहब ने हल्फ उठाया है, हल्फ उठाने की तकरीबात ही जारी हैं। तो कि राजा परवेज़ अशरफ साहब ने आज काबीना के पहले इजलास में शिरकत भी की और बकौल उनके उन्होंने जाहिर सी बात है उनको ग्रिप लेने में, बात करने में, मामलात को समझने में, सुलझाने में टाइम तो लगेगा, लेकिन क्या इस वज़ीर आज़म के पास इतना वक्त है? क्योंकि अवाम जो इस वक्त मचल रही है, उनके 2-3 मुतालबात हैं जो वो फौरी तौर पर दूर करवाना चाहते हैं। एक, पानी और बिजली का मामला, यानी कि बिजली आएगी तो ज़िंदगी मामूल पर आएगी, बिजली आएगी तो मोबाइल चार्ज होगा, बिजली आएगी तो खाना पकेगा, बिजली आएगी तो इंसान ज़िंदगी का सांस सुकून से ले सकेगा, लेकिन ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा। दूसरी तरजीहात में से, जो कि अवलीन तरजीहात में से पहली तरजीह होनी चाहिए, जान का तहफ़्फ़ुज़, जो कराची में कहीं नज़र नहीं आ रहा। कत्ल और गारत का बाजार गर्म है और टारगेट किलिंग अरूज पर है। लोगों के घर लोज लाशें जा रही हैं, किसका बेटा, किसका भाई, किस माँ की गोद जो है वो उजड़ रही है, ये कोई नहीं जानता। मारने वाला भी गायब है और मरने वाला जो है वो अपने आसरे जी रहा है। बहरहाल कह ये रहे हैं कि सिंध में कुछ ऐसे रूमर्स हैं कि शायद हालात बेहतर करने के लिए होम मिनिस्ट्री मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को दी जाए। दूसरी तरफ हुकूमत का हाल ये है कि वो अपने कोलिशंस को राजी करने के लिए आइन, जिसके लिए बकौल उनके गिलानी साहब ने कुर्बानी दी, आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुर्बानी दी, उसी आइन को तोड़ मड़ोड़ के एक नया ओहदा जो है वो इजाद किया, और वो जिसकी पाकिस्तान के आइन में शायद इजाज़त नहीं भी है, उसके लिए डेप्यूटी वज़ीर आज़म का ओहदा, ये एक सरमोनियल चीज़ होगी। उनके पास कोई ताकत नहीं है। जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब का ख्वाब था वज़ीर आज़म बनने का, वो शायद इसी ज़िम्रे में पूरा हो सकता है। जो एक NRO के तहत डील होनी थी, PPP और काफ की गवर्नमेंट आनी थी, बहरहाल वो वक्त गुजर गया, लेकिन उनको और कुछ नहीं होगा, सिर्फ
ان کو یہ ہوگا کہ جتنا پروٹوکول مل سکے، فنڈز مل سکے، جو کچھ ہو سکے، عوام بے شک بدحال رہے لیکن آپ حلف اٹھاتے رہے۔ اب آپ حلف کس چیز کے اٹھا رہے ہیں اس پر بات کریں گے کہ کیا نئے وزیر اعظم کے پاس اتنے دن ہیں عوام کی بدحالی کو دور کر سکیں، ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ڈرائیور، گاڑی دوسرے راستے پر موڑ لیں، یہاں سے ریلی نکلنے والی ہے۔ گاڑی میں ہوں پر خبروں سے دور نہیں، کیونکہ جانتے رہنا لازمی ہے۔ تو ابھی اپنا فون اٹھائیے اور سما SMS نیوز الرٹس حاصل کرنے کے لیے SA ٹائپ کیجئے اور بھیج دیجئے 8125 پر۔ سما SMS نیوز الرٹس، جانتے رہنا لازمی ہے۔ ویلکم ناظرین، تعارف کراتی ہوں، سینیٹر سعید غنی صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک اہم رہنما ہیں۔ اسی طرف فرید پراچا صاحب ڈپٹی سیکرٹری جنرل ہیں جماعت اسلامی کے۔ جماعت اسلامی نے ایک بڑا جلسہ کیا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اب انتخابات کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں۔ اقبال ظفر جھگڑا صاحب ایک بہت ہی سینئر سیاستدان، پاکستان مسلم لیگ نواز کے ایک اہم رکن ہیں، اور پاکستان مسلم لیگ نواز نے بھی کہا ہے کہ الیکشنز کے علاوہ اب اور کوئی راستہ نہیں۔ کتنے وزیر اعظم قربان کیے جائیں گے اور کتنی کابینہ بنائی جائیں گی؟ بہرحال ان مسائل میں سے نکلنے کا کوئی حل تو ہوگا۔ آپ سب لوگوں کو ویلکم، بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا۔ فرید پراچا صاحب، میں گفتگو کا آغاز آپ سے کرنا چاہوں گی۔ جو اس وقت حالات ہیں اس میں آپ جو وزیر اعظم ہیں راجہ پرویز اشرف صاحب، ان کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ وہ آپ سمجھتے ہیں کل بھی جو انہوں نے دورہ کیا، کابینہ کا آج اجلاس کیا، وہ تو کوشش کریں گے، لیکن کیا ان کی کوششیں کامیاب ہو پائیں گی؟ کیا وہ واقعی 120 کی رفتار سے دوڑ سکیں گے؟ ان کو کوئی دوڑنے دے گا بھی یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جاسمین، بہت شکر گزار ہوں آپ کا کہ ایک بہت اچھے موضوع پر آپ نے بات کی ہے، اس لیے کہ یہاں جلسے بھی ہو رہے ہیں، مظاہرے بھی ہو رہے ہیں، لوگ سڑکوں پر بھی ہیں، جو سامنے کی چیزیں ہیں وہ اتنی واضح ہیں کہ اس کے بارے میں کوئی دوسری بات کر ہی نہیں سکتا کہ لوڈ شیڈنگ اگر 22 گھنٹے کی ہے تو وہ ہے۔ اب اس کو کون سا کوئی اس کو دوسرا کوئی نام دیں گے، یا اگر کارخانے بند ہے، یا اگر پانی نہیں آ رہا، یا اگر لوگوں کا روزگار چھٹ گیا ہے، یا اگر مہنگائی ہے، یا اگر کراچی سے لاشیں ہی لاشیں اٹھ رہی ہیں اور کوئی دن نہیں خالی گزرتا کہ جب کوئی نہ کوئی بے گناہ آدمی نہیں مارا جاتا اور کوئی قاتل بھی نہیں گرفتار ہو رہا، تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جو عوام دیکھ رہے ہیں، بھگت رہے ہیں۔ اب اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ایک موقع تھا کہ الیکشن کے قریب آ کے چلے وہ کوئی پہلے 4 سال 4.5 سال نہیں کر سکے، اب کچھ کریں، لیکن ذرہ برابر بھی کوئی فرق واقعہ نہیں نظر آتا، چاہے وہ پرویز مشرف صاحب ہوں یا پرویز اشرف صاحب ہوں یا پرویز الہی صاحب ہوں۔ یہ ایک ہی کیٹیگری ہے اور ایک ہی انداز کی ساری سوچ ہے کہ یہ لوگوں کو تنگ کرے، امریکہ کو خوش کرے اور پاکستان کے حالات جتنے بگاڑے جا سکتے ہیں بگاڑے۔ فرید پراچا صاحب، مذاق کی بات تو یہ ہے، جو المیہ ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ اندرونی معاملات تو اندرونی، بیرونی بھی آپ کے فارغ ہیں۔ دیکھیں نا، آپ کے امریکہ کے ساتھ تعلقات خراب سے خراب تر کی طرف جا رہے ہیں۔ بھارت کے ساتھ البتہ آپ نے کوشش ایک کی ہے آئس بریکنگ کی، آج جو سربجیت سنگھ کو چھوڑا گیا ہے اس پر بھی کافی ساری باتیں اٹھائی جائیں گی، لیکن بات یہ ہے کہ جو باہر کے خطرے ہیں وہ بھی ادھر ہی موجود ہیں۔ دوسرا یہ کہ کچھ کولیشن پارٹنرز اور جو ایلائز ہیں وہ بھی خوش نہیں ہیں۔ اب وہ کیوں خوش نہیں ہیں ان سے پوچھ لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت ANP کے بہت ہی سینئر رہنما زاہد خان صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ سینیٹر صاحب بہت بہت شکریہ، السلام علیکم۔ السلام علیکم جسمین۔ سینیٹر صاحب، میں پوچھنا چاہی تھی کل کیا ہو گیا؟ ANP نے ملاقات سے بھی منع کر دیا، شاہد سید صاحب نہیں ملے، اور آپ لوگوں نے کہا کہ اگر ہم جو ہے وہ سیاست کرنا چاہتے، مطلب ہے کہ اگر اپنی مرضی کی سیاست کرنا چاہتے یعنی کہ جوڑ توڑ کی، تو وزیر اعظم ڈیپٹی تو ہم بھی بنا سکتے تھے، کیا یہ بات درست ہے؟ نہیں، ہم نے تو کبھی ڈپٹی تو دور کی بات ہے، ہم نے تو وزارت بھی کی بھی ڈیمانڈ نہیں کی، ہم وزارت لینا بھی چاہتے ہیں۔ دیکھیے جسمین، جو شہزاد کی آپ نے بات کی، سندھ کے صدر کی بات کی، ان نے جو فیصلہ کیا وہ ٹھیک ہے اور ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں، چونکہ اس نے اس کو کہا بلایا تو ہمیں ضرورت تو نہیں تھی نا اس کے پاس، وزیر اعظم کے پاس جانے کے لیے کوئی ضرورت تو نہیں تھی۔ اگر ان کو ضرورت تھی ملاقات تو اس کو جانا چاہیے تھا، نہیں گیا تو ہمیں اس پہ بھی اعتراض نہیں ہے، لیکن یہ کہ ہمارے لوگ نہیں گئے تو ہم یہ بھی اس نے اچھا کیا، ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اچھا، نہیں تو آپ کی اب ناراضگی دور ہو گئی ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم
मैं जो समझ रही हूँ, आप समझते हैं कि एलाय होने के हिसाब से अगर वजीर आजम ने 9-0 को दौरा किया तो आप समझते हैं उन्हें मर्दान हाउस भी जाना चाहिए था? नहीं, देखिए जी, हमें उससे कोई गरज नहीं है 9-0 का करते कहीं क्या बढ़ते, हम उस मामले में नहीं पड़ते, ना हम ये सोचते, ना हमने कभी ये सोचा है, ना हम कभी ये तवक्को करते हैं कि जो उधर गए तो इधर भी आने चाहिए। आने जाने की कोई बात नहीं है, ना हमारी नाराजगी तो उसने सिर्फ यही कहा कि अगर आप शहीद साहब की बात करते हैं तो उन्हें ये कहा कि क्योंकि हमें जरूरत नहीं है वहां आने के, अगर आपने मुलाकात करनी तो हमसे कर ले, तो बस ये बात उधर ही खत्म हो गई। मेरे ख्याल में आगे तो न उस पर नाराजगी है, न कोई शिकवा है। अच्छा। जहाँ तक आज हमने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो तो आपको इल्म है इस वक्त इस मुल्क बहुत मुश्किलात में है। बेशक। जो इलेक्ट्रिसिटी का सूरत हाल है, आप देख रहे हैं कि पानी भी नहीं मिल रहा है, लोग गर्मी से तड़प रहे हैं। तो हमने आज उनको यही कहा कि चूंकि जब राजा परवेज अशरफ उनके मिनिस्टर थे वाटर एंड पावर के, तो उस वक्त तो ये मसला हल नहीं कर सका, लेकिन अभी उम्मीद है कि अभी इख्तियारात उनके पास ज्यादा है और अभी तवज्जो देनी चाहिए हुकूमत को कि इस मसले का कोई हल निकाले, क्योंकि लॉन्ग टर्म की बात तो देखी जाएगी, लेकिन शॉर्ट टर्म में ये जो इस वक्त मुल्क अजाब में है, कम से कम इसको इस अजाब से इस अवाम को निकाले, क्योंकि कल अवाम के पास सब नहीं जाना है। सेनेटर साहब जी, ये बिजली का मसला तो है ही, लेकिन ये जो कराची में रोज लाशें गिर रही हैं, आज भी एक जो रहनुमा है सुन्नी इत्तेहाद के, उन पर अटैक किया गया है, वो तो बच गए हैं, लेकिन ये कब रुकेगा सिलसिला कत्लो गारत का? कहते हैं जी कोalition पार्टनर्स साथ हैं। आप समझते हैं कि जो बार्गेनिंग चिप इस्तेमाल की है पीपल्स पार्टी के साथ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने, जो बात चल रही है, मुझे नहीं पता, जाहिर सी बात है आप कोalition पार्टनर हैं, आपको इल्म तो होगा कि बात ये हो रही है कि यहाँ होम मिनिस्ट्री उनको दे दी जाए। आप समझते हैं फर्क पड़ जाएगा? देखिए जी, असल मसला तो यही है कि हालात कराची के काबू करने हैं। अगर वो ये समझते कि उनके होम मिनिस्ट्री देने से हालात काबू हो सकते तो बेशक दे दे, लेकिन कराची में अमन होने चाहिए, क्योंकि कराची के जिस तरीके से आपने कहा कि बाकी मुल्क की तो जो कुछ हो रहा है वो तो हो रहा है, लेकिन कराची जिस नहत पे पहुंची या कराची में जिस तरीके से लाशें गिर रही है, जो कराची के जिस तरह वहाँ पे जो हमारे इकोनॉमी का हब है जिसका बेड़ा गर्क हो रहा है, तो उसमें हुकूमत को तो हमने कई बार कहा है और हमारा तो उसमें वाज़ेह मौक़िफ़ है कि जब तक कराची को असला से साफ नहीं किया है उस वक्त तक कराची में अमन नहीं आ सकता है। आप देखिए रोज यही वाक़यात होते रहे, अभी भी जो एक मजहबी रहनुमा पे जो अटैक हुआ, तो ये चीजें हमने तो जस्मीन आपके सामने, हम तो रोज अव्वल से ये बात कर रहे हैं कि आप खुदारा मुसलहत से निकले, आप ब्लैकमेलिंग से निकले और एक बोल्ड स्टेप ले ले कराची के अंदर कि ताकि कराची को असलह से साफ हो, ताकि क्या स्टेप? जाहिद साहब आखिरी कमेंट दीजिएगा, क्या स्टेप? फौजी ऑपरेशन क्या स्टेप? देखिए जी, फौजी ऑपरेशन जरूरी नहीं है, ये बेहतर समझते हैं। हमने स्वात में मलाकर डिवीजन में तो हमने किया था, जब हम समझे कि हमारे जो सिविल फोर्सेज है वो वहाँ पे कंट्रोल नहीं कर सकते तो हमने मिलिट्री की मदद ली और उससे हमने वहाँ पे काबू पा लिया। हम ये समझते हैं कि अगर ये समझते हैं कि रेंजर से या पुलिस से ले सकते तो ले ले, अगर नहीं ले सकते तो कोई ऐसी बुरी बात नहीं, फौज भी हमारी है और जहाँ जरूरत सिविल गवर्नमेंट को पड़ती है वहाँ उनको बुला लेती है और उससे अमन अमान के सूरत हाल को ठीक करवा सकते हैं। तो हम तो ये कहते हैं कि स्टेप उठाना चाहिए आप। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपने जो अपना मौक़िफ़ दिया। सईद गनी साहब, आपने उनकी बात सुनी है, मैं सबसे उनकी मौक़िफ़ लूंगी। जाहिर सी बात है वो तो इलेक्शन की बात कर रहे हैं, आपने अपने कोalition पार्टनर की बात सुनी है, कराची के हालात आपके सामने, बिजली के हालात आपके सामने, आपने जमात इस्लामी का मौक़िफ़ भी सुन लिया, दीगर पार्टीज का भी यही मौक़िफ़ है। आपका क्या मौक़िफ़ है, पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है? देखें, एक तो बात यह है जैस्मीन के जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं ये उनका हक़ है कि वो अपनी डिमांड्स रखें और जो हुकूमत की पॉलिसीज़ उस पर तनकीद करें, लेकिन डिमांड्स रखना और डिमांड्स को मनवाने का कोई मौज़ूब तरीका होना चाहिए। जो जमहूरियत में जिस तरह होता है उस तरह करें, पीसफुल प्रोटेस्ट भी करें, जलसे भी करें, जुलूस भी करें, रैलियाँ भी करें, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जहाँ पर वो दूसरे इदारों को इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे अपने सियासी अज़ाइम के लिए, सियासी मकासद को हासिल करने के लिए, वहाँ प्रॉब्लम्स आती हैं। मसलन जिस तरह ये अदालतों में जाते हैं मुख्तलिफ पिटिशन्स लेकर और फिर इनकी ख्वाहिशात के मुताबिक वहाँ से फैसले भी हो जाते हैं, तो इससे मैं समझता हूँ कि वो जो इदारे जिनको गैर जानिबदार होना चाहिए, जिनको पॉलिटिकल डिवीज़न के अंदर फरीक नहीं बनना चाहिए, उनको ये कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं।